गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। सीटेट के साइंस के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हम करेंगे, जिससे कि आपको जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बहुत अधिक सहायता मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कमोबेश एक ही कंसेप्ट पर होता है। अगर बहुत अलग अलग होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पिछले साल अपनाई नहीं गई थी। तो पिछले साल में जो साइंस का क्वेश्चन था, हालांकि मैंने सीडीपी का एक पेडागॉजी का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, और चाहे हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, उसका भी पेडागॉजी डालूंगा। लेकिन मैं कंसेप्ट पर भी जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन साइंस से, मैथ से, सामाजिक विज्ञान से, हिंदी से और इंग्लिश से कंसेप्चुअल होते हैं। पेडागॉजी तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आस्क है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। लगभग हर वीडियोज़ में आपको 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं साइंस का क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो बहुत कम समय में सिर्फ मलाई निकालना चाहते हैं। एक होता है ना कि शुरू से ही फाउंडेशन पढ़ें और उतना समय नहीं है, केवल सीटेट में हमको एलिजिबिलिटी पास करनी है, तब हम क्या कर सकते हैं? तो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कीजिए। कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है, तो हम लोग पहले इंग्लिश में देखिए। साइंस ज़्यादा आसान होता है, और हिंदी में भी देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। असर्शन है, अ हॉर्स शू मैग्नेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। रीज़न आर है, द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसके आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए सही, आर गलत है, या दोनों ही गलत है? क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा कि ए सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, जनरली मैग्नेट के बारे में आपको 6 to 8 क्लास में पढ़ना होता है। मैं पेपर 2 का ही एनालिसिस करवा रहा हूँ आपको, तो 6 to 8 में ही पढ़ना होता है। तो उसमें मैग्नेट के बारे में एक जानकारी होती है कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह सेम नहीं होता। आप जानते हैं कि मैग्नेट कई शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है, बार मैग्नेट के रूप में हो सकता है, और हॉर्स शू मैग्नेट के रूप में हो सकता है। एक कंसेप्ट आप जान लीजिए कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हॉर्स शू मैग्नेट यानी घोड़े के नाल के शेप में होता है, उन दोनों के पोल्स पास पास में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हॉर्स शू मैग्नेट इज़ वेरी स्ट्रांग मैग्नेट। जी हाँ। क्यों? जो रीज़न उसका है, द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मैग्नेट के पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, इसलिए ए सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी ऑप्शन 2, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, इसका सही उत्तर होगा। देखिए, जनरली साइंस और मैथ में होता है कि कंसेप्चुअल बताना है तो बोर्ड पे बताना होगा, लेकिन मैं कुछ कारणों से बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, तो जितना मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बस ये तो हिंदी में था इसका, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी ऑफ ए शिप इज टू। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब समझते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब है जैसे चिड़िया की बॉडी या जैसे मछली की बॉडी, आगे से पतला रहेगा, फिर बीच की बॉडी मोटी हो जाएगी, फिर टेल पतला हो जाएगा। तो जो भी बॉडी फ्लूइड में आपको भ्रमण करते हैं, वो उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन ही होती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग। फ्लूइड ड्रैग को कम करने के लिए बॉडी जो होती है शिप की स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं या जो भी हम इन्वेंशन करते हैं, वो जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो किसी ना किसी नेचर से सीख कर ये होता है। शिप ऐसे ही नहीं बना दिया गया था। देखा गया कि पानी में रहने वाले या हवा में रहने वालों की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसलिए जितने भी ऐसे जहाज हैं, चाहे पानी को हो या हवा में उड़ने वाले, वो सभी स्ट्रीमलाइन बॉडी के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर या घी। ए है मिल्क इज पास्चराइज्ड, बी है देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, सी है कर्ड इज चर्न इन सेंट्रीफ्यूग टू सेपरेट बटर, बटर इज हीटेड टू गेट क्लैरिफाइड बटर, फिल्टर्ड एंड पैक्ड। देखिए, इसमें आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस समझना है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंज है
जिसमें कि आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, मतलब बाह्य रूप से कुछ चेंज होगा, जैसे शेप में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपके पास पेपर है, पेपर को फाड़ दीजिए, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो फिजिकल चेंज हुआ, शेप में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, साइज में कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब फिजिकल चेंजेस होता है। केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस वैसा चेंजेस होता है जिसमें एटम्स या आयंस या बॉन्ड टूटते हैं या नए बनते हैं, यानी नए सब्सटेंस का जहाँ फॉर्मेशन होता है वो आपको केमिकल चेंजेस होता है। यानी शॉर्ट में समझे, फिजिकल चेंज में बाह्य रूप से चेंज दिखेगा, यानी शेप में दिखेगा, साइज में दिखेगा, कलर में दिख सकता है, ठीक है। और फिजिकल रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं, यानी नया सब्सटेंस, आपको न्यू सब्सटेंस बन रहा है। और केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखिए, मिल्क इस पास्चराइज्ड है, इसे खुद ही कर लीजिए। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक आप गर्म कर लें, या 72 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटा दूध को गर्म कर लें, जिससे उसकी हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाए, डिजीज टाइफाइड वाइफाइड आपको ना हो। तो इसमें क्या हुआ, मिल्क को जब पास्चराइज गर्म कर रहे हैं तो उसका पानी थोड़ा सा उड़ जाएगा, मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि वो आपको फिजिकल चेंज बतला रहा है। मिल्क इज सेट इनटू कर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि मिल्क में कई बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हीट करके तो हमने हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया, और जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस, वो कर्ड में चेंज हो जाता है। क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है। मिल्क अलग है, कर्ड अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, एक क्या हो गया आपको? केमिकल चेंजेस हो गया। तो हर एक ऑप्शन को तो क्या मैं एक्सप्लेन करूं, आप इसका ऑप्शन छाटिए। इसमें साफ साफ फिजिकल चेंज किसमें दिख रहा है? जैसे कि ऑप्शन ई देखिए, फिल्टर्ड एंड पैक्ड, इसमें क्या केमिकल चेंजेस आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो ई आपका फिजिकल चेंज हो गया। आपका मिल्क इज पास्चराइज, आपका फिजिकल चेंज हो गया। मिल्क इज सेट इन टू कर्ड, आपको केमिकल चेंज हो गया। बटर इज हीटेड टू गेट क्लारिफाइड, बटर यानी घी जो बनता है, बटर को हीट करने में, वो आपको केमिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख लीजिएगा। ऑप्शन 4 शायद मेरे ख्याल से सही दिख रहा है इसमें। देखे जा रहा है इसमें। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी डेयरी संयंत्र, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। चूँकि मैंने 10 क्वेश्चन कराने के लिए बोले हैं, उसको एक्सप्लेनेशन भी देना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ यूज मेंशन बिलो। जैसे पॉलीमर दिया हुआ है ABCD, यूजेस दिया हुआ है, यूज एज पैडिंग इन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम, यूज एज आउटर इंसुलेशन लेयर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यूज इन मेकिंग बॉटल्स एंड जार। देखिए, सब्जेक्ट विशेष अगर पढ़ना है ना, तो कंसेप्ट उसका रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें देखिए, आपको छांटना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कई ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, PVC, पॉलिस्टर, मेलामाइन, फर्मिका, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चूंकि ऑप्शन से छाटें तो कैसे छाटेंगे? देखिए, पहला है पॉलीमर ए क्या होगा, आपको पता करना है। तो क्या बोल रहा है? यूज्ड एज पैडिंग इन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम। जो भी डेलिकेट आइटम आते हैं ना, तो उसमें खास तरह का पॉलीमर इस्तेमाल होता है, जिससे कि उसमें टूट फूट ना हो। तो वो क्या हो सकता है? अब चारों ऑप्शन देखिए, तो उसमें दिया हुआ है पॉलीस्टाइराइन, पॉलीस्टर, पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरिन। तो इसमें देखिए, पॉलीथीन तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन 3 तो काट दीजिएगा पूरा, ठीक है। अब बचा पॉलिस्टर और पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टर से क्या होता है? कपड़े बनते हैं। आपको पता होना चाहिए, कपड़े नहीं और भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन जनरली पॉलिस्टर से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। एक्रेलिक से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पॉलीस्टाइरिन। और पॉलीस्टाइरिन किस में है? ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 4 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी है, यूज एज एन आउटर इंसुलेशन लेयर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर। इसमें PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन 1 में भी PVC है और ऑप्शन 4 में भी PVC है। तो अभी तक ऑप्शन 1 और 4 बचा हुआ है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो कट गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी, यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में देखिए, ऑप्शन सी भी बेकेलाइट है, सॉरी, पहला ऑप्शन में सी बेकेलाइट है और चौथा में भी सी बेकेलाइट है। देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा ऑप्शन फंसा रहा है कि ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सेम सेम जा रहा है, पॉलीस्टाइरिन, PVC, बेकेलाइट। अब लास्ट में क्या हुआ? यूज इन मेकिंग बॉटल्स एंड जार। एक में दिया हुआ है पॉलिस्टर और एक है मेलामाइन। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो इसका आपको पॉलिस्टर ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 6 to 8 का क्लास देखिएगा ना, तो उसमें एक तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी जग लाती है और जार लाती है स्टोर करने के लिए वीट को। वो बना होता है
पीईटी का, तो उसमें पॉलिस्टर है P4, वो एक पॉलिस्टर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉलिस्टर। मेलामाइन क्यों नहीं होगा? मेलामाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब जब प्लास्टिक पढ़िएगा ना तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक होता है, ठीक है? तो बेकेलाइट जो है और मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये बहुत हार्ड होता है। अब मेलामाइन जो है देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन में फ़र्क यह होता है कि मेलामाइन बहुत ही ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होता है, यानी कि फायर वर्क्स में या ऐसा कुकिंग वेयर या टाइल्स बनाना हो जो हीट को बहुत ज़्यादातर सह सके, तब हम मेलामाइन का प्रयोग करते हैं। तो बॉटल और जार बनाने के लिए पॉलिएस्टर ही चाहिए। तो सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन इसमें आपको ऑप्शन 1 रहेगा, ए पॉलीस्टाइरीन, बी पीवीसी, सी बेकेलाइट और डी पॉलिएस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट विशेष की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी सीटेट एग्ज़ाम है, केवल अगर पेडागॉगी के आधार पर आप पास होना चाहेंगे तो पास तो हो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा होगा कि कंसेप्ट रखें तो अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। राधिका कनेक्ट्स a series arrangement of two identical cells with a series arrangement of two bulbs. Which should she do to make bulbs grow dimmer? तो उसको क्या करना पड़ेगा? राधिका दो एक समान सेलों की श्रेणीक्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणीक्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए, यानी डीम हो जाए बल्ब? क्या करेगी वो? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। पहला ऑप्शन है रिप्लेस वन सेल विथ ए पीस ऑफ चॉक, रिप्लेस वन सेल विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर, रिप्लेस वन बल्ब विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर, रिप्लेस वन बल्ब विथ ए सेल। तो उसको डीम करना है तो जाहिर सी बात है वो सीरीज ऑफ टू आइडेंटिकल सेल ली है, मतलब क्या, दो 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट का सेल ले ली है। अगर हम चाहते हैं कि डीम हो जाए तो डीम होने के लिए हम एक सेल की जगह दूसरा मेटल वायर लगाएंगे कि चौक लगाएंगे? मेटल वायर तो नहीं लगाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। चौक ही लगाएंगे जिसकी कंडक्टिविटी तो जीरो हो जाएगी उसमें, तो फिर कंडक्टिविटी अगर सीरीज में डाल रहे हैं तो। रिप्लेस वन बल्ब विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर, इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है दोनों सेम ही है। रिप्लेस वन सेल विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर, नहीं सेम नहीं है। तीसरा है रिप्लेस वन बल्ब विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर, रिप्लेस वन बल्ब विथ ए सेल। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? रिप्लेस वन सेल विथ ए पीस ऑफ मेटल वायर कीजिएगा। चौक लगाइएगा तो वो डीम थोड़ी हो जाएगा, वो तो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि अगर सेल जो हैं अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो। और दूसरा सेल लगा दीजिएगा तो फिर वो डीम थोड़ी ही होगा। चलिए अब हम देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। A is used in making bread and other bakery product and the process involved is called as B. A breaks down sugar into alcohol and C in the absence of oxygen. This process is called as D. The C forms bubble in dough increasing its E. A, B, C, D, E respectively are. देखिए इसके लिए आपको ये कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ए इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड, ए एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में आपको क्या इस्तेमाल होता है? ब्रेड बनाने में आपको ईस्ट इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कट गए, बचा क्या ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ठीक है। तो ए इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड, ए की जगह क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज बी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो बी की जगह फर्मेंटेशन होगा। ए ब्रेक्स डाउन, यानी कि ईस्ट ब्रेक्स डाउन शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 साथ साथ चल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी। देखिए जहां ऑक्सीजन के एब्सेंस की बात करें वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका एकदम सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आगे पढ़िए। द सी फॉर्म्स बबल इन डव इंक्रीजिंग इट्स ई। तो क्या मास बढ़ाएगा कि वॉल्यूम बढ़ाएगा? केक जब फूलता है ना, फूलता इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से, तो उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा ना कि मास बढ़ाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ें। द फेजेस ऑफ द मून एज वी सी फ्रॉम द अर्थ आर ड्यू टू चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट 10 से 15 क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं आपको इसमें पेडागॉगी के अलावा बहुत ही कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट है तो आप इसको बनाइएगा, वरना पेडागॉगी के सहारे रह जाइएगा।
देखिए, आपने चंद्र कलाओं के बारे में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस को बोर्ड पर सॉल्व करके बताना ज़्यादा अच्छा है। मैथमेटिक्स और साइंस जो है वर्बल उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है। अब आप, मैं आपको बता ही रहा हूँ तो मुंह से बताऊंगा, आप इसे अपने कानों द्वारा सुन ले और जितना समझ सकते हैं समझ ले। तो इसमें यह बोल रहा है कि फेजेस का मतलब क्या होता है, चंद्र कलाएं। आपको पता होना चाहिए कि मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और उसका रिवॉल्यूशन का पृथ्वी के अराउंड और खुद का रोटेशन का समय बराबर होता है, लगभग 27 से 28 दिन। तो 14 दिन वो क्या होता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, और 14 दिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या की तरफ बढ़ता है। जब वो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है तो उस बढ़ने को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी रोशनी जो है बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब पूर्णिमा से वो अमावस्या की तरफ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इसलिए एक महीना में हम लोग जो महीना फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर हुआ या मुस्लिम कैलेंडर है वो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ कंसेप्ट है हिंदी महीना में एक शुक्ल पक्ष का और एक आपको कृष्ण पक्ष का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, द phases of the moon as we see from the earth are due to changing relative position of the sun and the earth and the moon. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑन ए फुल मून डे द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। हमेशा याद रखिए, जब भी एक्लिप्स का क्वेश्चन होगा सूरज कभी पृथ्वी और मून के बीच में नहीं आएगा, बीच में या तो अर्थ आएगा या तो बीच में मून आएगा। अब पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ऑन ए फुल मून डे यानी पूर्णिमा का दिन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। क्या अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है पूर्णिमा के दिन? तो बिल्कुल सही, यही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। सेकंड देख लीजिए, ऑन ए न्यू मून डे, न्यू मून देखिए, न्यू मून अमावस्या के दिन को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में न्यू मून बोल रहे हैं, हिंदी में अमावस्या होगा। द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ये भी सही है कि न्यू मून डे के दिन में मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ऑन ए फुल मून डे द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये गलत हो जाएगा। ऑन ए न्यू मून डे द अर्थ इज, देखिए इसका ऑप्शन जो सही है ना वो आपका फिर ई है, ऑन ए न्यू मून डे सन इज बिटवीन, ये तो उसको ऐसे ही काट दीजिए। इसका आंसर होगा ए और बी। इन शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि अमावस्या और पूर्णिमा कब आता है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है ना, तो चांद का एक भाग जो हम कभी नहीं देख पाते हैं वो सूरज की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो और दूसरा पार्ट जो है वो हम जो देख पा रहे हैं वो सूरज की तरफ चला गया, और जो नहीं देख पा रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरह से अमावस्या आ गया। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, चांद और सूरज के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो चांद का एक भाग तो हम कभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य का प्रकाश पूरा पूरा पड़ता है, इसी वजह से दूसरे भाग को हम पूर्ण रूप से देख पाते हैं। यही कंसेप्ट है। हालांकि इस कंसेप्ट को अगर मैं बोर्ड पे बना के दिखाता तो बहुत आसान होता, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्लिप्स तभी आता है जब सूरज, पृथ्वी और चांद एक रेखा में आ जाए। अब एक रेखा में आने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सीधे में आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे में आ जाएंगे तब तो एक्लिप्स पड़ जाएगा। यहाँ तो एक्लिप्स की बात ही नहीं कर रही है, एक लाइन में अलाइन होते हैं लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चांद का एक सतह हमें कभी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसका रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ और रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जो लगभग 27 से 28 दिन का होता है, और इसी को मैनेज करने के लिए एक मलमास का महीना ऐड कर दिया जाता है। तो मैं इसका ऑप्शन 1 होगा, ए और बी। ऑन ए फुल मून डे द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, और ऑप्शन बी होगा, ऑन ए न्यू मून डे द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी में है, जिसको हिंदी में पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचेस सेट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। तो पहला है ए, कॉर्निया। कॉर्निया का क्या होगा? ए का 5 होगा, लाइट एंटर्स आई थ्रू इट। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1। तो सीधा आंख बंद करके 1 मार दीजिए, क्योंकि कॉर्निया के अंदर ही सब रहेगा, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल। रेटिना पर तो आपका इमेज बनता है। ठीक है,
अब तो आइरिस तो आपको प्यूपिल को घेरे हुए रहता है, वो कभी लाइट के पड़ने से बंद या ज़्यादा होता है। प्यूपिल क्या हुआ, कुछ नहीं है, एक छेद है वो, जो आप जिसको आँख की पुतली बोलते हैं। रेटिना है जिस पर रिफ्रैक्शन होकर लाइट जो है इमेज बनाती है। ठीक है। सिलियरी मसल है जो आई लेंस को ऊपर नीचे होते हैं, जो उसके फोकसिंग में मदद करते हैं। एकोमोडेशन ऑफ आइज में सिलियरी मसल का बहुत योगदान है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साइंस में आपको क्यों करवा रहा हूँ, जनरली आपको सीटेट के जितने भी वीडियोस मिलेंगे ना उसमें पेडागॉजी डिस्कस किया हुआ है। कंसेप्चुअल मैथ और कंसेप्चुअल साइंस वो भी पेपर 2 का बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। और मैं तो करवा सकता हूँ इसको आपको बोर्ड पर, लेकिन कुछ लिमिटेशन होने की वजह से खाली बतला रहा हूँ। काम चलाओ, जिसका तुरंत एग्जाम है, अगर वो समझ सकते हैं तो उसको समझ लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए है द लीव्स ऑफ कैरेट प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। हिंदी में देखिए, गाजर के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है। जिनको नहीं समझ में आता है रेटिकुलेट वेनेशन में, आप सोचिए कि एक पत्ता है, पीपल का पत्ता तो आप लोगों ने देखा होगा। पीपल के पत्ते को सिर्फ पत्ता देखिएगा, बीच में से एक लाइन गई होगी और उसके अगल बगल में नसों की तरह निकला होगा। ठीक है, उसी को वेनेशन बोलते हैं। रेटिकुलेट तब बोलते हैं जब वो बीच की लाइन के चारों तरफ नसों की तरह अगर छितराया हुआ है ना, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिका रूपी सिरा विन्यास कहेंगे। ठीक है। बीच के पत्ती में जो आपका डंठल गया हुआ है उसके पैरेलल होता है तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो दो तरह की पत्तियां होती है, तो असर्शन ए की गाजर की पत्तियां में रेटिकुलर वेनेशन होता है तो बिल्कुल सही। ये आप देख कर ही, गाजर जब आता होगा ना पत्ती के साथ तो लाते नहीं होंगे, लेकिन देख लीजिएगा उसका रेटिकुलर वेनेशन है, ए उसका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट S1 और S2 क्या बोलता है कि टैप रूट होता है उसका रेटिकुलर वेनेशन होता है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए कितना कंसेप्ट यहाँ डाला हुआ है, पहले वेनेशन का डाला, रेटिकुलेट वेनेशन का डाला, टैप रूट का डाला और फाइब्रस रूट का डाला। देखिए फाइब्रस रूट वैसा होता है जिस पौधे को कबाड़ेंगे तो कबाड़ने पर आपको जो पूरा जो झाड़ी की तरह आपका उसका रूट दिखेगा, यानी हर जगह छितराया हुआ, वो फाइब्रस रूट है। टैप रूट का मतलब होता है किसी को उखाड़ रहे हैं और आपको गुच्छा की तरह दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं टैप रूट। तो जनरली टैप रूट का रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ रूट एंड वेनेशन इन लीव्स। तो इसका आंसर ए और S3 होगा, यानी ऑप्शन 3 ए एंड S3 और ट्रू, ये सही होगा। और आगे देखें। देखिए कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शन कुछ देख सकते हैं आप। ए एंड S1 आर ट्रू एंड S1 सपोर्ट ए, S2 तो नहीं होगा, ए इज़ नॉट ट्रू, ये तो संभव ही नहीं है। इसका ऑप्शन 1 और 3 में से कंफ्यूज हुआ जा सकता है कि ए तो सही है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। S1 ट्रू हमेशा, देखिए प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, ये ऑलवेज सही नहीं हो सकता। जनरली टैप रूट का रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन 3 ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पहला है ओवेरी ऑफ द फ्लावर मैच्योर्स इनटू फ्रूट, ये बिल्कुल सही है। जिसने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी पढ़ना है, वहाँ देखिएगा कि जो ओवेरी है ना वही जो है फ्रूट में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सीड ऑफ द प्लांट फॉर्म द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन, गलत है। ओव्यूल सीड बनते हैं ना कि सीड ओव्यूल बनते हैं। ऑप्शन सी है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल गलत। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ऑप्शन डी है इन पॉलिनेशन सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड वाटर बर्ड्स एंड इंसेक्ट, बिल्कुल गलत है। पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं ना कि सीड डिस्पर्स होते हैं। और ऑप्शन ई है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल्स, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में ही होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 ए और ई। ठीक है, हिंदी में जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। देखिए साइंस के इन टेक्निकल क्वेश्चंस को, जिनका साइंस एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 में होगा,
उसको करवाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि कई लोगों को समझ में आने में दिक्कत होगी, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसको केवल वर्बल तरीके से समझाना सही नहीं होगा। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीके से इसे समझाया जा सकता है। लेकिन चूंकि आप लोग टीचर कैंडिडेट हैं, तो अब एकदम ही फाउंडेशन यदि दिक्कत है तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया जिनका तुरंत एग्ज़ाम है और चाहते हैं कि कुछ फटाफट में फास्ट फूड टाइप का बन के तैयार हो जाए, इसलिए मैंने ये आपको बनाया। आगे भी इस तरह की वीडियो बनती रहेंगी। कोशिश यही कर रहा हूँ कि पढ़ने वाले को रेफरेंस ही काफ़ी होता है। अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो मोटा मोटी मैंने कंसेप्ट दे दिया है, कुछ बहुत अंतर नहीं होता। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।